प्रिय छात्रों, ध्वन्यालोक का प्रसंग चल रहा था। हम लोग नवीं कारिका पढ़ते हैं। कहा कि व्यंग्य और व्यंजक के काव्य में प्रधान होने पर जो भी कविगण वाच्य और वाचक का ग्रहण पहले करते हैं वह भी ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवान् जनः तदुपायतया तद्वर्थे वाच्ये तदादृतः। कहा कि आलोकार्थी जनः यथा तद उपायतया दीपशिखायां यत्नवान् तद्वत् तदादृतः वाच्य अर्थे। कहा कि प्रकाश को चाहने वाला व्यक्ति जिस प्रकार उसका उपाय होने के कारण दीप की शिखा के लिए यत्न करता है, उसी प्रकार उस प्रतीयमान अर्थ के प्रति आदर से युक्त कवि उसका उपाय होने के कारण वाच्य अर्थ का उपादान करने के प्रति आदरवान होता है। जिस प्रकार प्रिय छात्रों, कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार प्रकाश की इच्छा करता हुआ व्यक्ति दीपक की शिखा के लिए प्रयत्न करता है, क्योंकि प्रकाश का उपाय दीपक की शिखा से ही है। दीपक की शिखा के बिना प्रकाश का होना संभव नहीं है। उसी प्रकार व्यंग्य अर्थ के प्रति आदर से युक्त होता हुआ भी व्यक्ति वाच्य अर्थ के लिए प्रयत्न करता है। इसके द्वारा प्रतिपादक कवि का व्यंग्य अर्थ के प्रति व्यापार दिखलाया है। इस प्रसंग में एक शंका उत्पन्न हो सकती है कि जिसका प्रथम कथन किया जाता है वह प्रधान होता है और जिसका कथन बाद में किया जाता है वह अप्रधान होता है। वाच्य का प्रथम कथन करने से उसके प्राधान्य की आशंका उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रश्न का उत्तर इस कारिका में दिया गया है कि यद्यपि व्यंग्य व्यंजक भाव काव्य में प्रधान होता है, तथापि उसका बोध क्योंकि वाच्यवाचक भाव से होता है, अतः कविगण उपाय के रूप में वाच्य और वाच्यवाचक भाव का उपादान पहले करते हैं। यह स्वाभाविक नियम है कि उपाय और उपेय में उपेय प्रधान है, परंतु उपाय के बिना उपेय की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अतः उपाय को पहले प्रस्तुत किया जाता है। इसकी पुष्टि ध्वनिकार ने आलोक और दीप शिखा के उदाहरण से किया है। जिस प्रकार आलोक यानी प्रकाश की उपलब्धि दीप शिखा के बिना नहीं हो सकती है, अतः आलोक की प्राप्ति के लिए दीप शिखा को प्राप्त करना पड़ता है। उसी प्रकार व्यंग्य व्यंजक की उपलब्धि वाच्यवाचक भाव से होती है। इस कारण काव्य में कवि वाच्यवाचक भाव का उपादान पहले करता है। आलोक पद की व्याख्या अभिनव गुप्त ने करते हुए कहा है कि आलोकः आलोकनम वनिता वदनारविंदादि विलोकनम इत्यर्थः तत्र चोपायो दीप शिखा। देखना ही आलोक है, अर्थात वनिता के मुख रूपी कमल आदि का देखना और उसके लिए उपाय दीप शिखा है। इसका भाव यह है कि अंधेरे में अपनी प्रेमिका के सुंदर मुख कमल को देखने के लिए कोई व्यक्ति पहले दीपक की शिखा प्रज्वलित करता है। उस समय यद्यपि प्रेमिका के मुख को देखना ही प्रमुख है,
दीपक की शिखा अप्रधान है, फिर भी उपाय होने से दीपक की शिखा का उपादान पहले करना पड़ता है। इसी प्रकार वाच्यवाचक के अप्रधान तथा व्यंग्य व्यंजक भाव के प्रधान होने पर भी वाच्यवाचक भाव का उपादान, वाच्य और वाचक का उपादान इस कारण पहले किया जाता है क्योंकि उसके द्वारा ही व्यंग्य व्यंजक भाव की प्रतीति हो सकती है। इस प्रकार इस कारिका के द्वारा ध्वनिकार ने यह प्रदर्शित किया है कि कवि की दृष्टि में व्यंग्य अर्थ का महत्व सदा ही वाच्य अर्थ के प्रति अधिक होता है। अब आदर भाव प्रदर्शित करने के लिए यहाँ आदृतः पद का प्रयोग किया। आदृतः यहाँ कर्तृकर्मणोः अक्त नियम से अक्त प्रत्यय लगाकर आदृतौ सादरार्चितौ इत्यमरः, यह अमर कोश पे लिखा है कि आदृतौ सादरार्चितौ इत्यमरः। अब 10वीं कारिका हम लोग देखते हैं। यथा पदार्थद्वारेण वाक्यार्थः संप्रतीयते वाक्यार्थ पूर्विका तद्वत प्रतिपत्तस्य वस्तुना। कहा प्रतिपाद्य यानी वाक्यार्थ के भी उस व्यापार को प्रदर्शित करने के लिए कहते हैं कि यथा पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थ संप्रतीयते, जिस प्रकार पदों के अर्थों के द्वारा वाक्य के अर्थ की प्रतीति होती है, उसी प्रकार उस प्रतिमान अर्थ की प्रतीति वाच्य अर्थ के ज्ञान पूर्वक ही होती है। जिस प्रकार पदों के अर्थों के द्वारा वाक्य के अर्थ का ज्ञान होता है, उसी प्रकार व्यंग्य अर्थ की प्रतीति से पूर्व वाच्य अर्थ की प्रतीति होती है। इस प्रसंग में आनंदवर्धन यह प्रतिपादित करना चाहते हैं कि यद्यपि वाच्य अर्थ की प्रतीति पहले और व्यंग्य अर्थ की प्रतीति बाद में होती है, इस प्रकार उसमें क्रम है, तथापि सहृदयों द्वारा वाच्य अर्थ के तुरंत बाद व्यंग्य अर्थ की प्रतीति में वह क्रम बोधित नहीं होता है। इस तथ्य को उन्होंने पदार्थ और वाक्यार्थ के उदाहरण से स्पष्ट किया है। इसकी व्याख्या अभिनव गुप्त ने लोचन नामक टीका में किया है और कहा है कि अनेक श्लोकेन अत्यंत सहृदयो यो न भवति तस्यैष स्फुट संवेद्य एव क्रमः। यथा अत्यंत शब्द वृतज्ञो यो न भवति तस्य पदार्थ वाक्यार्थ क्रमः काष्ठा प्राप्त सहृदय भावस्य तु वाक्य वृत्त कुशलस्येव सन्नपि क्रमोभ्यस्तानुमाना बिना भाव स्मृत्यादि दिव संवेद्य इति दर्शितम। इनके कहने का भाव यह है कि सहृदय व्यक्ति को वाच्य और व्यंग्य अर्थ में क्रम होते हुए भी लक्षित नहीं होता। जिस प्रकार दो पदों के अर्थों को अच्छी प्रकार से नहीं जानता, जिस प्रकार दो पदों के अर्थों को अच्छी प्रकार से नहीं जानता है, पहले पदों का अर्थ बाद में वाक्यार्थ का ज्ञान होता है और उसके लिए पदार्थ और वाक्यार्थ में क्रम लक्षित होता है। परंतु जो पदों के अर्थों के ज्ञान में कुशल है, उसके लिए पदार्थ और वाक्यार्थ में क्रम होते हुए भी वह क्रम लक्षित नहीं होता। उसी प्रकार जो सहृदय है, जिसके लिए वाच्य और व्यंग्य की प्रतीति में क्रम होते हुए भी यह क्रम लक्षित नहीं होता है, तथा उसके लिए यह काव्य अक्रम है। परंतु जो सहृदय नहीं है, उसको वाच्य और व्यंग्य की प्रतीति में क्रम लक्षित होता है। फिर इन्होंने 11वीं कारिका में कहा कि
स्वसामर्थ्यवशेनैव वाक्यार्थ प्रथयनपि यथा यथा व्यापार निष्पत्तौ पदार्थौ न विभाव्यते। कहा कि उस प्रतीयमान अर्थ के वाक्यार्थ पूर्वक प्रतीति होने पर भी कहीं कहीं व्यंग्य अर्थ की प्रधानता लुप्त न हो, उसको दिखाने के लिए यहाँ कहा कि जिस प्रकार पदों के अर्थ अपने अर्थ व्यापार द्वारा ही वाच्य अर्थ को प्रकट करता हुआ भी व्यापार के निष्पन्न हो जाने पर अलग से प्रतीत नहीं होता है, जिस प्रकार पदों का अर्थ अपने सामर्थ्य, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के द्वारा ही वाक्य के अर्थ को प्रकट करता हुआ भी व्यापार के निष्पन्न हो जाने पर पृथक रूप से प्रतीत नहीं होता। फिर 12वीं कारिका में इन्होंने कहा कि तत्त्वत् सचेतसां सोऽर्थौ वाक्यार्थ विमुखात्मनां बुद्धौ तत्त्वार्थदर्शिन्यां झटित्येवावभासते। कहा कि उसी प्रकार वह प्रतीयमान अर्थ वाच्य अर्थ से विमुख रहने वाले सहृदयों की तत्वार्थ का दर्शन करने में समर्थ बुद्धि में तुरंत ही प्रकाशित हो जाता है। अगली कक्षा में आप लोगों को ध्वनि का लक्षण, ध्वनि क्या है, ध्वनि के लक्षण को बताया जाएगा।